लिंग्विस्टिक सीरीज़ के लेक्चर नंबर 3 में हम पेज 286 287 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और बुक हमारे पास है स्टडी ऑफ लैंग्वेज 4th एडिशन बाय जॉर्ज यूल, और उसके ग्लोसरी पेजेस हम डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 इज क्रियोल। क्रियोल इज अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज दैट डेवलप्ड from a pidgin and is used as a first language by a population of native speakers। यानी जो नेटिव स्पीकर्स लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो पहले पिजन होती है और फिर बाद में वो क्रियोल बन जाती है। तो ये जो PIDGIN है, तो जब भी दो कॉन्सोनेंट साउंड्स इकट्ठे होते हैं तो उनमें से एक साउंड हम ड्रॉप कर देते हैं, एक को साइलेंट कर देते हैं। जिस तरह COMB कॉम है, TOMB में टूम है। इसी तरह और भी बहुत से वर्ड्स हैं। नॉलेज में के साइलेंट है, नो में के साइलेंट है। क्रियोलाइजेशन जो है ऑब्वियसली वो इसी का प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस के तहत लैंग्वेज जो है वो पिजन से क्रियोल बनती है। और डीक्रियोलाइजेशन जो है वो उसके बिल्कुल वाइस वर्सा प्रोसेस है। क्रिटिकल पीरियड, द टाइम फ्रॉम बर्थ टू, बस ये बर्थ टू प्यूबर्टी ड्यूरिंग विच नॉर्मल फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी एडल्टहुड तक का जो टाइम पीरियड होता है बचपन से लेकर जवानी तक का, तो इसको कहा जाता है कि ये क्रिटिकल पीरियड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन में। कल्चरल ट्रांसमिशन किस चीज़ को कहते हैं? द प्रोसेस वेयर बाय नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज, द प्रोसेस whereby knowledge of a language is passed from one generation to another को कल्चरल ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बिल्कुल कॉमन सा है। कल्चर सोशली एक्वायर्ड नॉलेज होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल्चर की डेफिनेशन है जी कि इट इज़ अ सोशली एक्वायर्ड नॉलेज। देन CUNEI, क्यूनिफॉर्म क्या है जी? अ वे ऑफ राइटिंग created by pressing a wedge shaped implement into soft clay। A way of writing, ये लिखने का एक तरीका है जी। क्रिएटेड बाय प्रेसिंग अ वेज शेप्ड इम्प्लीमेंट इनटू अ सॉफ्ट क्ले। सॉफ्ट क्ले के अंदर जो है वो वेज की शक्ल का एक इम्प्लेंट यानी एक सांचा है, उसको डाल देंगे सॉफ्ट क्ले में, तो जो लिखा जाएगा वो क्यूनिफॉर्म उसको कहते हैं। डीक्रियोलाइजेशन कौन सा प्रोसेस होता है? द प्रोसेस वेयर बाय अ क्रियोल इज यूज विद फ्यूअर डिस्टिंक्ट क्रियोल फीचर्स एज इट बिकम्स मोर लाइक अ स्टैंडर्ड वेराइटी इन कंट्रास्ट टू क्रियोलाइजेशन। उसके बाद है जी डीप स्ट्रक्चर। क्या? द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस ऑफ सेंटेंसेस आर represented by phrase structure rules। Phrase structure rule, the underlying structure of sentences as represented by phrase structural rules। deep structure इसको कहते हैं जी। उसके बाद DEICTICS, डेक्टिक्स जो है ये जेस्चर्स होते हैं बुनियादी तौर पे, यूज टू पॉइंट एट थिंग और पीपल। जस्ट डेक्टिक्स का मतलब होगा जेस्चर्स ओनली। उसके बाद DEIXIS, डेक्सिस जो है ये यूजिंग वर्ड सच एज दिस और हियर एज अ वे ऑफ पॉइंटिंग विद लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ आप इशारा करते हैं। ये जो डेक्टिक्स हैं वो तो जेस्चर्स हो गए, और जो डिक्सिस है वो हो गए कि दिस और दैट का, यानी वर्ड्स के थ्रू आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसके बाद डेंटल है जी। कॉन्सोनेंट्स होते हैं डेंटल कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस्ड विद द टंग टिप, जिसमें टंग टिप कहाँ पे होती है? बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ, ऊपर वाले दांत के साथ जो जुबान लगा के हम प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, द फर्स्ट साउंड इन दैट, दैट, दैट में जो द साउंड है। अच्छा, इंग्लिश में ये जो साउंड है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड साउंड है। जिस जो दैट में TH साउंड है, ये ना तो वो साउंड है जिस तरह हम थे बोलते हैं, और ना ये टी है। दिस साउंड इज समवेयर बिटवीन थ एंड ट, इन दोनों के दरमियान में है। जिस तरह रिवर टेम्स है, उर्दू में उसको हम थेम्स भी लिखते हैं, ना वो थेम्स है ना वो टेम्स है। इट इज समथिंग इन बिटवीन, इसके दरमियान वो प्रोनाउंसिएशन साउंड है जो हमारे लिए ज़रा अटर करना मुश्किल होती है। डेरिवेशन किसको कहते हैं जी? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। अफिक्स आपको पता है क्या चीज़ होती है जी? सफिक्स या प्रीफिक्स, दोनों को अफिक्स कहते हैं। तो डेरिवेशन होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अफिक्सेस। किसी भी वर्ड के साथ सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करके जो हम नया वर्ड बना लेते हैं, उसको मोल्ड कर देते हैं, वो डेरिवेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है प्योर,
तो उसके साथ हमने इम लगा दिया तो उसका मीनिंग बिल्कुल उलट हो गया, डेरिवेट कर गया, तो वो बन गया इम्प्योर, लीगल इलीगल, रीजन रीजनल। तो जब रीजन से हमने रीजनल किया है तो वहां पे सिर्फ वर्ड की क्लास चेंज हुई है, यानी वो नाउन से एडजेक्टिव हो गया है। तो बाज़ औक़ात उसके मीनिंग उलट हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उसकी कैटेगरी जो है वो क्लासिफिकेशन चेंज हो जाती है। डेरिवेशनल मॉर्फीम है जी। Morpheme abound morpheme such as ish, used to make new words or words of different grammatical category. For example, boyish. Boy noun है, उसके साथ आपने ish लगा के उसको adjective बना दिया boyish. In contrast to inflectional morpheme, एक inflectional होता है और एक derivational होता है। तो derivational में हम क्या कहते हैं, अच्छा मॉर्फीम बुनियादी तौर पे क्या होता है, अभी आगे उसकी डेफिनेशन आएगी। मॉर्फीम सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी वर्ड का, ये सिंगल अटरेंस होती है जिसको फर्दर हम डिवाइड ना कर सके, तो उसको जो है वो मॉर्फीम कहा जाता है। तो बाउंड मॉर्फीम कौन कौन सा हुआ, आई एस एच जैसे इश जैसे वर्ड्स हैं जो किसी भी वर्ड के साथ मिलकर उसकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं। सेकंड कॉलम पे आते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है। एन अप्रोच टू ग्रामर, ये ग्रामर में एक अप्रोच है जी, अप्रोच टू ग्रामर दैट इज बेस्ड ऑन अ description of the structures actually used in a language, not what should be used in contrast to the prescriptive। अब दो अप्रोचेज है लैंग्वेज ग्रामर में, एक डिस्क्रिप्टिव है और एक प्रिस्क्रिप्टिव है। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में होता है कि ये डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल होते हैं ना उनकी डिस्क्रिप्शन होती है, और ये नहीं है कि वर्ड शुड बी यूज। एक्चुअल क्या है वो बात नहीं कर रहे, जो अक्सर कॉमनली फ्रेजेस यूज हो रहे हैं उनका स्ट्रक्चर उसको डिस्क्रिप्टिवली कहते हैं। आप उनको फॉलो कर ले इस जाए बगैर इस बहस में कि आइदर इट इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट और राइट और रॉन्ग, तो जो इसमें गलतुल आम चीज़ें शामिल हो जाती है लैंग्वेज में तो ये डिस्क्रिप्टिव में चल जाती हैं। प्रिस्क्रिप्टिव में प्रिस्क्राइब्स चीज़ें ही चलेंगी जो डिक्शनरी के हवाले से हैं, और वर्ड्स को उन्हीं एग्जैक्टली फॉर्म्स में हम यूज़ करेंगे। डायक्रॉनिक वेरिएशन, ये डायक्रॉनिक और सिंक्रोनिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस तरह का डिस्क्रिप्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव का है, तो इन दोनों को इकट्ठा ही मिला के पढ़ा जाना चाहिए असल में। डायक्रॉनिक वेरिएशन ये क्या होती है कि ये डिफरेंसेस होते हैं, इख्तलाफात, डिफरेंट चीज़ें होती है, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन कंट्रास्ट टू सिंक्रोनिक वेरिएशन। यानी ये क्या होते हैं, चेंजेस होती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डायक्रॉनिक वेरिएशंस जो है ना ये टाइम टाइम बेस्ड होती है, टाइम बेस्ड चेंजेस या वेरिएशंस होती है। उसके बाद है जी डायलेक्ट किसे कहते हैं। व्हाट इज डायलेक्ट? डायलेक्ट aspects of the grammar, vocabulary and pronunciation of a variety of a language in contrast to accent। अच्छा, एक्सेंट जो होता है वो सिर्फ आपका बोलने का स्टाइल है, जबकि डायलेक्ट लहजा है, ठीक है। एक्सेंट होता है सिर्फ एक जो आपके वर्ड्स को प्रोनाउंस करने का स्टाइल है, लेकिन यानी एक्सेंट को आप लहजा कह सकते हैं और डायलेक्ट को बोली कह सकते हैं शायद। ये ओवरऑल होता है और इसमें ग्रामर भी है, वोकैबुलरी भी है, और कहा जाता है कि ये जो डायलेक्ट होता है उर्दू में कहते हैं कि ये 100 कोस पे यानी अराउंड 100 माइल्स पे जाके ये चेंज हो जाता है। जिस तरह अब आपके जहन आपने देखा होगा जी, तो डायलेक्ट कहते हैं कि एक 100 कोस के फासले पे बदल जाता है। तो आप भी देखें कि अगर हम अपने इलाके की लैंग्वेजेस को देखें, उर्दू को देखें, कहाँ कहाँ डिफरेंट लहजे में बोली जा रही, कराची का डिफरेंट है, इस्लामाबाद का डिफरेंट है, लाहौर का डिफरेंट है। अगर हमारे रीजन में सराइकी को आप देखें तो चोलिस्तान में डिफरेंट तरह सराइकी बोली जाती है, बहावलपुर में उससे मिलती जुलती है, लेकिन अगर आप मुल्तान से आगे चले जाएं तो वो डीजी खां वाली साइड पे वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये डायलेक्ट जो है वो सिर्फ लहजा ही नहीं होता, वो यानी सिर्फ बोलने का अंदाज ही नहीं होता, उसमें वोकैबुलरी भी शामिल होती है, ग्रामर भी और प्रोनाउंसिएशन तो दोनों में कॉमन है एक्सेंट में। उसके बाद डायलेक्टिक बाउंड्री होती है। अच्छा, वो यानी डायलेक्टिक बाउंड्री ये है कि जिसके इस साइड पे एक और डायलेक्ट बोला जा रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा डायलेक्ट बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी मुल्तान जो है ना वो एक नेचुरल ये बाउंड्री है हमारी डायलेक्टिक के, इस साइड की जो सराइकी है लोधरा बहावलपुर की वो मिलती जुलती है, लेकिन मुल्तान से जो आगे आप निकल जाएं, मुजफ्फरगढ़ चले जाएं, डीजी खान चले जाएं, राजनपुर चले जाएं, तो वो जो सराइकी डायलेक्ट है वो डिफरेंट है। तो वो मुल्तान उनकी एक बाउंड्री आ गया, डायलेक्ट बाउंड्री उसको हम कहते हैं।
डायलेक्ट कंटिन्यूम क्या चीज है जी? डायलेक्ट कंटिन्यूम है जी द ग्रेजुअल मर्जिंग ऑफ वन रीजनल वैरायटी ऑफ अ लैंग्वेज इनटू अनदर। एक डायलेक्ट का दूसरे डायलेक्ट के अंदर मर्ज होना वैरायटी ऑफ इंटरेक्शंस के थ्रू, उसे कहा जाता है डायलेक्ट कंटिन्यूम। उसके बाद है जी डायलेक्टोलॉजी, DIALECTOLOGY। डायलेक्टोलॉजी द स्टडी ऑफ डायलेक्ट्स को कहा जाता है। डायक्रॉनिक लिस्टिंग क्या चीज होती है जी? डायक्रॉनिक लिसनिंग, एन एक्सपेरिमेंट इन विच अ लिसनर हियर्स टू डिफरेंट साउंड्स, दो डिफरेंट साउंड्स वो सुनता है साइमल्टेनियसली, ईच थ्रू अ डिफरेंट ईयरफोन। तो ये डायक्रॉनिक लिस्ट, डाई का वैसे भी मतलब टू होता है, डाइक्रॉनिक नहीं है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट डिफरेंटली। डाइकॉटिक लिसनिंग जो है, डाइकॉटिक लिसनिंग जो है वो ये है कि दो एयरफोन्स हैं और लिसनर जो है वो एक से डिफरेंट वॉइस सुन रहा है और दूसरे से डिफरेंट, वर्ड सेम है, टू डिफरेंट साउंड साइमल्टेनियसली थ्रू आर डिफरेंट ईयरफोन। अब आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि इसमें जो है वो वर्ड सेम होता है या सिर्फ साउंड सेम होती है, मे बी इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डायग्लोसिया क्या चीज़ है? DIG, डिग्लोसिया या डायग्लोसिया जो है वो क्या चीज़ है? A situation where there is a high or special variety of language used in formal situations, for example, classical Arabic, and a low variety used locally and informally like Lebanese Arabic. अच्छा, ये डायग्लोसिया होता है। एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें देखें अरब में तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है कि जो बद्दू बोलते हैं अरेबिक वो डिफरेंट है और जो शहरों में बोली जाती है वो डिफरेंट है। इसी तरह आप लंदन का देख लें तो कॉकनी डायलेक्ट जो है वो डिफरेंट है और वहाँ की जो जेंट्री बोलती है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के जो ग्रेजुएट्स हैं वो बोलते हैं तो वो बहुत डिफरेंट है। और इसका आपने एक्सपेरिमेंट करना हो तो डेमोक्रेसी फॉर यू है शायद, हाँ democracyforyou.com है, ब्रिटिश पार्लियामेंट की उस पर आ रही होती है, लाइव कवरेज आ रही होती है हाउस ऑफ कॉमन्स की और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की। उसको अगर आप सुने या देखें वीडियोस को तो देन आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि एक इंग्लिश वो है जो हमें, जिसका एक एक वर्ड, एक एक प्रपोजिशन, एक एक आर्टिकल आपको समझ आएगा और बहुत रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश होगी। वो बुनियादी तौर पे लोग कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट्स होते हैं जो रिच क्लास से बिलोंग, एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। उन्हीं के साथ ऐसे एमपीज भी वहाँ पे होंगे हाउस ऑफ कॉमन्स में स्पेशली, कि जिनको समझना और जिनकी इंग्लिश को समझना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, जो वेल्स से हैं या जो स्कॉटिश हैं। स्कॉटिश वालों का भी बड़ा ही डिफरेंट हो जाता है। तो अब डायग्लोसिया उस सिचुएशन को ही कहते हैं जहाँ पे हाई एक्सेंट भी है, लोअर एक्सेंट भी है, दोनों यूज हो रहे हैं इन द सेम कंट्री। डायग्राफ, डायग्राफ कहते हैं जी अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ये लेटर्स का एक कम्बिनेशन होता है यूज्ड इन राइटिंग फॉर अ सिंगल साउंड। यानी डायग्राफ PH भी F के सेंस में आता है और F अलग से भी साउंड है, FN फैन भी है और PHONE फोन भी है। तो ये डायग्राफ है। डाई का मतलब होता है टू, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग फॉर अ सिंगल साउंड, यानी सिंगल साउंड के लिए, सॉरी इसको मैं और तरफ, यानी दो लेटर्स होते हैं वो सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसको डाइग्राफ कहते हैं, यानी PH फॉर एफ। उसके बाद डिफ्थोंग है जी, अ साउंड फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू वॉवल साउंड्स, दो वॉवल साउंड्स को मिला के आप एक साउंड क्रिएट करते हैं, दिस इज डिफ्थोंग। बॉय, ONY को मिलाया तो बॉय। Direct speech act, an action in which the form used, for example interrogative, directly matches the function, for example question, performed by a speaker with an utterance, in contrast to an indirect speech। ये direct speech और indirect speech है कि आप inverted commas में बोल रहे हैं या आप कहते हैं ना what are you doing, I asked him what are you doing, ये direct speech है inverted commas वाली। और जो इनडायरेक्ट होता है तो होता है आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। डिस्कोर्स एनालिसिस, द स्टडी ऑफ लैंग्वेज बियॉन्ड द सेंटेंस इन टेक्स्ट एंड इन कन्वर्सेशन। वैसे डिस्कोर्स कहते हैं ना डिस्कशन को, गुफ्तगू को, तो उसका जो सेंटेंसेस हैं उनके एनालिसिस को डिस्कोर्स एनालिसिस कहा जाता है इन वेरी सिंपल टर्म्स। नेक्स्ट पेज है जी, पेज नंबर 287, डिस्प्लेसमेंट। उसमें पहला
जो पॉइंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अ प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, a property of language that allows user to talk about things and events not present in the immediate environment। डिस्प्लेसमेंट यानी लैंग्वेज की ये प्रॉपर्टी है कि जिसकी वजह से जो यूजर्स होते हैं वो दे टॉक अबाउट द थिंग्स एंड इवेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी फौरी जो सामने चीज़ें नहीं है उनके अलावा गायबाना तौर पे किसी चीज़ों का जिक्र करने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डाइवर्जेंस, डाइवर्ज होता है जो वर्ड, उससे ये वर्ड निकला डाइवर्जेंस। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये जो डाइवर्ज है ये नाउ वर्ब है और हमने इसके साथ एन सी ई लगा के इसको बना दिया नाउन, डाइवर्जेंस। अडॉप्टिंग अ स्पीच स्टाइल दैट एम्फसाइजेस सोशल डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्म्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय द पर्सन बीइंग टॉक्ड टू एज फॉर्म ऑफ स्पीच अकोमोडेशन इन कंट्रास्ट टू कन्वर्जेंस। यानी डाइवर्जेंस जो है वो कन्वर्जेंस का क्या है, उलट है। और इसमें होता क्या है कि आप अडॉप्ट करते हैं स्पीच स्टाइल को दैट एम्फसाइजेस सोशल डिस्टेंस बाय यूजिंग फॉर्म्स, यानी सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए आप डाइवर्ज करते हैं, ऐसे अल्फाज बोलते हैं, ऐसी वोकैबुलरी और ऐसा लहजा, स्नोबिश सा अगर आप बना लें या अदरवाइज बना लें कि जिससे फासला बढ़े तो वो डाइवर्जेंस है। और जब आप अगले बंदे के लेवल पे उसी की तरह की आके बात करें, उसी की तरह का लहजा और वोकैबुलरी यूज करें तो वो हो जाएगी कन्वर्जेंस। डुअलिटी, DUALITY, डुअलिटी, अ प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की एक प्रॉपर्टी है जी, वेयर बाय, जहां पर लिंग्विस्टिक फॉर्म्स हैव टू साइमल्टेनियस लेवल्स। अ प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर लिंग्विस्टिक फॉर्म्स have two simultaneous levels of sound production and meaning, also called double articulation। यानी डबल आर्टिकुलेशन है, लैंग्वेज की ये क्वालिटी होती है कि जिसमें साइमल्टेनियसली आप टू लेवल्स पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और मीनिंग भी प्रोड्यूस कर रहे हो, तो डबल आर्टिकुलेशन या डुअलिटी कह सकते हैं जी। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश, द फॉर्म ऑफ इंग्लिश इन यूज बिटवीन 1500 एंड 1700 को अर्ली मॉडर्न कहते हैं। और इससे पहले आपको पता है मिडल इंग्लिश होगी, मिडल एजेस तक की, और उससे पहले जो है वो ओल्ड इंग्लिश पीरियड होता है जी। इल्यूजन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इल्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। द प्रोसेस, इल्यूजन कहते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लीविंग आउट अ साउंड सेगमेंट इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड, यानी वर्ड की को प्रोनाउंस करते हुए हम एक साउंड को जो ड्रॉप कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज इल्यूजन। इसकी एग्जांपल्स भी आप लोग साथ देख लेंगे। एम्बलम्स, EMBLES, ये जो एम बी के कॉम्बिनेशन है इसमें एक साउंड को तीन, अब आप देखेंगे यहाँ पे MBL साइलेंट, तीन कॉन्सोनेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं तो इनमें से हम एक ड्रॉप करेंगे, ये होगा एम्बलम्स। एम्बलम्स, नॉन वर्बल सिग्नल्स, ये नॉन वर्बल सिग्नल्स होते हैं सच एज थम्स अप, थिंग्स आर गुड। जब आप कहते हैं थम्स अप तो इसका मतलब होता है थिंग्स आर गुड। दैट फंक्शंस लाइक फिक्स फ्रेजेस विद कन्वर्सेशन कन्वेंशनल इंटरप्रिटेशंस, यानी ये नॉन वर्बल साइंस होते हैं जो आप बोलते नहीं है लेकिन वैसे साइन करते हैं। थम्स अप किया आपने, दोनों उंगलियों को, अंगूठों को उठा के किया कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। वी का निशान बनाया विक्ट्री का तो इट मीन्स विक्ट्री। और किसी को पांचों उंगलियों से यूं किया है हाथ का इशारा तो वो कर्स करने के सेंस में इस्तेमाल होता है, उसको एम्बलम्स कहते हैं, एम्बलम्स। उसके बाद है जी EPENTHESIS, एपेंथीसिस। एपेंथीसिस जो है अ साउंड चेंज होती है, साउंड चेंज इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ अ साउंड टू अ वर्ड, a sound change involving the addition of a sound to a word. For example, TIMR, timber, and timber. A sound change involving the addition of a sound to a word. यानी जिस तरह एपेंथीसिस क्या होगा कि जिस तरह ये वर्ड टिम्बर है ना, TIMBER, टिम्बर, इसको पढ़ते तो हम टिमर हैं, बी साइलेंट कर देते हैं तो इसको एपेंथीसिस कहा जाता है। ये साउंड की चेंज है इन्वॉल्विंग द एडिशन ऑफ अ साउंड टू अ वर्ड, किसी भी वर्ड में साउंड का एडिशन कर लेना। उसके बाद इपोनिम, EPONYM, इपोनिम होता है एक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस। सैंडविच, एपोनिम, अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस, किसी भी शख्स के नाम को
किसी पर्सन या प्लेस के नाम को डराइव करना, सैंडविच। देन इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी होती है, इट इज द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द वर्ड्स। किसी भी वर्ड को लेके आना कि फर्ज करें ये वर्ड सैंडविच है, ये सैंड के और विच पे बना, और इसमें ये पहली दफ़ा एंग्लो नॉर्मन एज में यूज़ हुआ, उसके बाद मिडल इंग्लिश में ये इसके मीनिंग ये चेंज हो गए, और इस तरह चेंज होते होते आप जब कहेंगे तो दिस इज एटिमोलॉजी। और एक वर्ड होता है एंटीमोलॉजी, ENT से, वो होता है कीड़े मकोड़ों की स्टडी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, जिस तरह एक वर्ड है ना मिस्ट्री है, फर्ज करें मिस्ट्री ड्रामास, मिस्ट्री प्लेस में हमने ये डिस्कस किया था कि मिस्ट्री जो थे वो उस ज़माने में क्राफ्ट्समैन को कहा जाता था। ये जो लेबर क्लास होती थी, मिस्त्री मजदूर जो होते थे, उनको मिस्ट्री कहा जाता था इंग्लिश में मिडल एजेस में, चौसर के ज़माने के बाद तकरीबन 1400 में। तो इस वजह से उन ड्रामास को इसलिए मिस्ट्री प्लेस कहा जाता था बिकॉज दे वर बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मिस्ट्रीज। ये इसलिए नहीं कहा जाता था कि उनमें सस्पेंस था। और आज आप देखें कि मिस्ट्री का वर्ड कितना चेंज हो गया। तो जब हम इस स्टडी को डिस्कस करेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एज इटिमोलॉजी। उसके बाद है जी एक्सपीरियंसर। एक्सपीरियंसर क्या चीज है? द सिमेंटिक रोल ऑफ द नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज का ये सिमेंटिक रोल है, आइडेंटिफाइंग द entity that has the feeling, perception or state described by the verb. The boy feels sad. तो ये सिमेंटिक रोल है किसी भी नाउन का। अब ये जो बॉय है, एक्सपीरियंसर कौन है? सब्जेक्ट आप समझ लें सिंपल टर्म्स में। एक्सटर्नल चेंज इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से आने वाली चेंजेस लैंग्वेज में। इंटरनल है जो लैंग्वेज में अंदर से आती है। तो यानी जो लैंग्वेज में चेंज आएगी ना, पंजाबी, सराइकी, सिंधी की वजह से उर्दू में, तो वो इंटरनल चेंज है। जो इसमें आ रही है अरबिक की वजह से, फ्रेंच, इंग्लिश की वजह से, वो एक्सटर्नल चेंज हो जाएगी। फेस से मुराद किसी भी शख्स का पर्सन, वो जो इमेज है तो उसको फेस कहते हैं। फेस सेविंग एक्ट, फेस सेविंग एक्ट सेइंग समथिंग दैट रिड्यूसेस अ पॉसिबल थ्रेट टू अनदर पर्सन सेल्फ इमेज। फेस सेविंग का ये मतलब होता है कि किसी शख्स को आपने देख लिया कुछ चीज़ उठाते हुए, तो आप उसे ये नहीं कहते कि आपने चोरी किया, आप कहते हैं वो शायद ना गलती से आपके कोट की जेब में चली गई ना, बेध्यानी में आपने उठा ली शायद। तो ये फेस सेविंग आप कर रहे हैं अगले बंदे की। ये भी लैंग्वेज का एक ट्रेट होता है। जिस तरह हम किसी यूफिज्म होता है कि कोई डेड हो गया, तो हम ये नहीं कहते कि ही इज एक्सपायर्ड, ही इज डेड, हम कहते हैं ही इज पास्ड अवे। उसके बाद है जी फेस थ्रेटनिंग एक्ट, सेइंग समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ थ्रेट टू अनदर पर्सन सेल्फ इमेज। ये कॉमन सेंस की बात है। फिल्ड पॉज, अ ब्रेक इन द फ्लो ऑफ स्पीच यूजिंग सच एज एम आर। ये जो हम बोल के रुकते हुए कर रहे होते हैं, इसको फील्ड पॉजेस कहते हैं। कि पॉज आया गुफ्तगू में, लेकिन आप बात करते करते वेल आई वांट टू से दैट, इस तरह की जो साउंड्स होती हैं, तो वो फिर एम और आर और इसके ओम भी इसमें शामिल होता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। फिंगर स्पेलिंग्स, अ सिस्टम ऑफ हैंड कन्फिग्रेशन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इन साइन लैंग्वेज। ये फिंगर स्पेलिंग्स है जी, कि जो साइन लैंग्वेज में अगर आपने ABC कहनी है तो फिर कैसे कहना है, या वर्ड्स हाथों के इशारों से, ये फिंगर साइन अल्फाबेट्स भी होते हैं। फिक्स्ड रेफरेंस, अ प्रॉपर्टी of a communication system whereby each signal is fixed as relating to one particular object or occasion. Fixed reference क्या है जी? ये communication की एक क्वालिटी है। क्या? किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम की, जिसमें हर सिग्नल जो होता है वो फिक्स होता है। एक सिग्नल एक चीज़, मौके या ऑब्जेक्ट के लिए फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हम कहते हैं ना कि चांद नज़र आ गया, तो उसमें पक्की बात है कि चांद नज़र आने का मतलब नया इस्लामी महीना या फिर जो है ना वो ईद है। अब चांद नज़र आने का मतलब को ईद है, हालांकि कहीं भी आप नहीं कह रहे कि ईद है। जब आप कह रहे हैं चांद मुबारक, तो भाई चांद रात मुबारक का मतलब आप ईद तो कह ही नहीं रहे, लेकिन उससे मुराद ईद है। Flap, a sound produced with the tongue tip briefly touching the alveolar ridge. ये फ्लैप होता है, ये वो वाली साउंड होती है जो हम प्रोड्यूस करते हैं जब जुबान की जो जो टिप है उसको हम थोड़ी देर के लिए एल्वियोलर रिज से टच करके निकालते हैं साउंड, तो वो फ्लैप है। उसके बाद है फॉरनर टॉक, अ वे ऑफ यूजिंग अ लैंग्वेज विद नॉन नेटिव स्पीकर्स दैट इज सिंपलर इन स्ट्रक्चर एंड वोकैबुलरी। यानी नॉन नेटिव स्पीकर्स के साथ आप जो बात कर रहे हैं, लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं,
वो ऐसे ही है जिस तरह वो फॉरेनर्स हैं, ज़ाहिर है दे आर अनअवेयर ऑफ दैट लैंग्वेज, तो उसकी आप बिल्कुल टेक्निकलिटी में नहीं जाते, मोटी मोटी जनरल बातें करते। फॉसिलाइजेशन क्या है? द प्रोसेस वेयर बाय एन इंटर लैंग्वेज containing many non-L2 features stops developing towards more accurate form of L2. Interlanguage है जी containing many non-L2 features, यानी इसमें non-L2 features होते हैं, stops developing towards more accurate form of containing. Interlanguage से मुराद ये है कि जो non-L2 features होते हैं उसमें स्टॉप्स डेवलपिंग टूवर्ड्स मोर एक्यूरेट फॉर्म ऑफ, तो नॉन L2 कम होके एक्यूरेट फॉर्म ऑफ L2 जिसमें शुरू हो जाती है इंटर लैंग्वेज हो जाएगा। फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम हम पहले पढ़ चुके हैं, अब ये फ्री आ गया। अ मॉर्फीम दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सिंगल वर्ड। अब देखिए मॉर्फीम दो तरह के होते हैं। एक मॉर्फीम ये है कि जो अपने ओन पे स्टैंड कर सके, फॉर एग्जाम्पल है ना अनब्रेकेबल। अब अन एक वर्ड है, ब्रेक एक है और एबल तीन है। अब इन तीनों अपनी जगह पे स्टैंड कर सकते हैं, लेकिन बॉयश में जो ISH है उसका अलग से मीनिंग नहीं है, इस वजह से हम कहते हैं कि वो बाउंड मॉर्फीम है और ये फ्री मॉर्फीम है। मॉर्फीम को हम कहते हैं ना द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ अ वर्ड, तो बाज़ औक़ात फिर इसकी डेफिनेशन ये की जाती है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड विच कैन बी सेपरेटेड और विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स। फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो उस वक्त हम प्रोड्यूस करते हैं जब हम एयर फ्लो को ब्लॉक करते हैं, जिस तरह फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स हैं N5। फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स किस में है जी? 5 में, फर्स्ट एंड लास्ट साउंड्स। उसके बाद हो गया जी फंक्शनल मॉर्फीम। क्या होता है? ये एक फ्री मॉर्फीम होता है दैट इज यूज्ड एज अ फंक्शन वर्ड। फंक्शन वर्ड के तौर पे इस्तेमाल होता है सच एज अ कंजंक्शन and a preposition in। functional morpheme है free morpheme that is used as a function word, conjunction के तौर पे इस्तेमाल होता है। जेंडर 3 वेज में हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 तो बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन मेल फीमेल की करते हैं। उसके बाद नेचुरल जेंडर होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन क्लासेस ऑफ नाउन्स एंड मैस्कुलाइन, यानी जो चीज़ ना मैस्कुलाइन है ना फेमिनाइन है वो नेचुरल जेंडर होती है। जिस तरह चेयर है ना वो उसे हम मैस्कुलाइन समझेंगे ना फेमिनाइन समझेंगे। उसके बाद ग्रामेटिकल जेंडर होता है डिस्टिंक्शन बिटवीन द सोशल रोल्स ऑफ मेन एंड वुमेन ऑल्सो कॉल्ड एज सोशल जेंडर। देन जनरेटिव ग्रामर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी वर्ड। जनरेटिव ग्रामर क्या होती है? एक ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर भी होती है TGG। अ सेट ऑफ रूल्स डिफाइनिंग द पॉसिबल सेंटेंसेस इन अ लैंग्वेज। जनरेटिव ग्रामर क्या है कि उसमें रूल्स लिखे हुए जिसमें बताया गया कि ये डिफाइनिंग द पॉसिबल सेंटेंसेस इन इंग्लिश कि ये इस किस्म के सेंटेंसेस लैंग्वेज में हो सकते हैं, ये जनरेटिव ग्रामर होती है जिसमें मुख्तलिफ सेंटेंसेस को जनरेट किया जाता है। तो ये पेज नंबर 287 था हमारे आज के लेक्चर का।